आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जिस मुल्क ने दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के सरबरा उसामा बिन लादेन की मेज़बानी की और पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला किया, उसे अक़वाम मुत्तहिदा जैसे ताकतवर प्लेटफॉर्म पर खिताब करने का कोई हक नहीं है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान के तबसरे के बाद उसी प्लेटफॉर्म पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम आज वाज़े तौर पर कसीर जहती में इस्लाह पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। फितरी तौर पर हमारे अपने मखसूस ख्यालात होंगे और कम से कम ये बात सामने आ रही कि इसमें मज़ीद ताक़ीद नहीं की जा सकती। जयशंकर मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचे, जहां सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान की सदारत में इंसदाद दहशतगर्दी और रिफॉर्म्ड मिलिटरिज्म पर दो अहम इवेंट हो रहे हैं। मिलिटरिज्म पर बहस की सदारत अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकन रुचेरा कंबोज ने की। इस दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मसले कश्मीर उठाया था। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फितरी तौर पर हम आज कसीरुल जहती में असलाहत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हमारा अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन एक उमूमी राय कायम हो रही है। कम से कम हमें इसमें ज्यादा ताक़ीद नहीं करनी चाहिए। Before I call on the next speaker, allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the President of the Council. I now give the floor to His Excellency Mr. Fariz Razaev, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan. अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान तसादुम मामले पर आज एक बार फिर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ऐसा मालूम होता है जैसे मोदी हुकूमत की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में चीन के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है? दूसरी तरफ तवांग इशू को लेकर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने मरकजी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शायद हिंदुस्तानी तारीख और स्ट्रैटेजी के कुछ अबवाब पर दोबारा उन्हें गौर करना चाहिए। बदकिस्मती से वो वही गलती कर रहे हैं जो वज़ीर दिफा कृष्णा मेनन ने की थी। जब खतरा चीन है तो पाकिस्तान पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। हुकूमत ने जुमेरात को मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की ऊंची कीमतों के लिए रियासतों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, झारखंड और केरला की हुकूमतों ने वैल्यू एडेड टैक्स नहीं घटाया, जिसकी वजह से आवाम को दबाव बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत के अलावा नकलो हमल की लागत, करेंसी की शरह तबादला, इंश्योरेंस की शरह, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और रियासतों के वैट पर मुनस्सर होती है। पुरी ने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में कुछ अरसे से काफ़ी अदम इस्तेहकाम है और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने नवंबर 2021 और मई 2022 में 2 बार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कमी की और रियासतों से वैट को कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासतों में वैट की शरह तकरीबन 17 रुपये है, जबकि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में वैट 32 रुपये तक है। Sir, I also want to share with you that today, if you look at the international prices and our prices, I was hoping the honourable members will contribute that in their states also, the few that are left,
that they will bring the prices down there also through a reduction in VAT. But I don't see that happening. Mr. Speaker, sir, sir, the issue here is today when we are negotiating, we've reached to the point of the 5th largest economy. We will soon be the third largest. Energy is the driver of economic strength. And I would like to point out that the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. So the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. Sir, ये 5 states हैं जिन्होंने काम नहीं किया और उनके माननीय सदस्य जो इन स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया है। अरे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय सदस्य अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे यू कैन देन जॉइन द मेन। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में जहरीली शराब की वजह से 40 लोगों की मौत का मामला उठाए जाने और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के गलत इस्तेमाल का मसला उठाए जाने, नेज जजों की तकरूरी और इंतखाबात पर बहस के मुतालबे पर जुमेरात के रोज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सुबह 1 घंटे के दौरान ऐवान की कार्रवाई 3 बार मुलतवी की गई। सुबह 11 बजे ऐवान के फ्लोर पर जरूरी दस्तावेजात रखे जाने के बाद डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, कांग्रेस के प्रमोद कुमार तिवारी और अखिलेश सिंह, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी समेत जुमला 7 अरकान ने ज़ाब्ता 267 के तहत ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल, जजों की तकरूरी और इंतखाबात पर बहस के सिलसिले में नोटिस दिया है, जो चेयरमैन के जेर गौर है। उन्होंने अरकान से अपील की कि वो ऐवान को चलाने में ताउन करें। माननीय सभापति जी, zero hour to Biplab Kumar Dev. Zero hour is your right, honorable members.
हुकूमत ने मुल्क में सड़क प्रोजेक्टों के लिए हुसूल अराजी के मुआवजे की अदायगी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए कानून में ज़रूरी तब्दीलियां करने का यकीन दिलाया है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वजीर नितिन गडकरी ने लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान इस सवाल के जवाब में यकीन दहानी कराई। गडकरी ने कहा कि सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल अराजी का कानून मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाया गया है और रियासतें जवाबी तय करती है। इसमें एक खामी है कि अगर हुसूल के बाद सड़क का अलॉटमेंट तब्दील हो जाए तो हुकूमत ज़मीन वापस नहीं कर सकती। इस किस्म के मुल्क में 1,64,327 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि हुसूल अराजी के मुआवजे की रकम मार्केट रेट से 4 गुना होने की वजह से आज कोई भी हुसूल की मुखालिफत नहीं करने आता, बल्कि वो अपनी ज़मीन के लिए तजवीज़ देता है। अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद 1,74,327 केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के वक्त हाई कोर्ट में जाती है, फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर आप हाई कोर्ट के लेवल पर या उसके काला आर्बिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले उसके अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया, उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं। उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफल होता है। वैसे जो काला होता है हमारे देश में, लैंड एक्विजिशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है और हमारा भी 1956 का NH का एक्ट है। पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में केसेस जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयरली निर्णय हो, इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी, भूमि राशि पोर्टल खोला था, उसमें हमने काफी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले और कुछ राहत मिली है। फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर, टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या, जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनकी जमीन जाती है उनको जमीन के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरी और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहां जमीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते। तो ऐसे कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है। तमिलनाडु के एक MP है, उनकी समस्या हम उसको सुलझा नहीं पा रहे। तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री भी सोचेंगे, राज्य सरकार का भी ओपिनियन लेंगे और आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उसका विचार करेंगे। पर इसमें सुधारने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मान्य करता हूं और 1 महीने के अंदर इसके बारे में हम जरूर निर्णय करेंगे, क्योंकि ये केसेज जो है 1,74,300। राजस्थान में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 11वें दिन दौसा जिले के लालसवत के गोला गांव से सुबह 6 बजे शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा का आज 99वें दिन था और कांग्रेस कायदीन और कारकुनों समेत लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। यात्रा के रास्ते में लोगों ने गर्मजोशी से यात्रा का इस्तेमाल किया और लोग सड़कों पर, घरों के बाहर, मकानों की छतों और दरख्तों पर चढ़ गए और चारों तरफ लोगों का हुजूम नजर आया।
साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने मिडिल क्लास की मफाद के लिए पॉलिसीज बनाने की वकालत की। भारत जोड़ो यात्रा में राजन ने भी हिस्सा लिया था। राहुल गांधी ने मौजूदा और माशी मुद्दों पर रघुराम राजन से यात्रा के बीच एक खेत में बने मकान की छत पर इंटरव्यू किया। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सort of रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो रिटेल इन्वेस्टर है, बिल्कुल नया है और मतलब थोड़ा सा पैसा है उसके पास, वो पूरा इसमें डाल रहा है। जरूर वो समझते नहीं है, वो देख रहे हैं कि इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो इसमें हम पैसा डालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एनालाइज नहीं करते कि रिटर्न क्यों है, कहाँ से आया। अभी आप देखते हैं अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था। बिटकॉइन 2-3 पैसे के लिए बिकता था, $67,000 तक पहुँच गया, अरबपति बन गए बहुत सारे। हाँ, तो और अभी गरीब पैसे हो गए ना, क्योंकि उसके बाद गिरा है। और ज़्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब $67,000 पे है, मतलब हाइट पे, और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है, क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 99वें दिन पूरे होने पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने मीडिया को मुखातिब किया। इस दौरान गहलोत पायलट ग्रुप में आपसी खींचतान के सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा कि सब एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन मीडिया को घमासान दिखाई दे रहा है। ना तो पब्लिक कह रही है और ना ही हम सुन रहे हैं, ये तो मीडिया ही कहे और सुन रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतकर हुकूमत भी बनाएंगे, फिर मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। वहीं पिछले दिनों मुबैना इंडिसिप्लिन करने वाले 3 कायदीन पर कार्रवाई के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि ऑनगोइंग इंक्वायरी चल रही है। ऑनगोइंग का मतलब होता है गोइंग ऑन। इंक्वायरी चल रही है, जांच हो रही है, जब जांच खत्म होगी तब फैसला लिया जाएगा। कुछ साल पहले तब के विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक सिद्धांत रखा था संसद में कि मोदी सरकार मानती है कि व्यापार और आतंकवाद दोनों नहीं मिल सकते, एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ आतंकवाद हो रहा है जिस देश से, हम उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, उन्होंने ये कहा था। पर यह स्पष्ट हो गया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से लागू होता, चीन के साथ लागू नहीं होता। वो व्यापार और घुसपैठ एक साथ चल रहे हैं, और व्यापार माने निर्यात और आयात, पर चीन के साथ सिर्फ आयात है, निर्यात नहीं है। तो ये सवाल जो अभी पवन जी ने उठाया है, जो चीन की कंपनियां को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, चीन की कंपनियां अभी भी सक्रिय हैं, चीन से आयात बढ़ रहा है, चीन को निर्यात इतने भारी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है। और ये चिंता इस देश की चिंता है, प्रत्येक नागरिक की चिंता है। और जिस राज्य से हम आते हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं, यहां से कई जवान सेना में जाते हैं, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये कर्जा हम सबके सर पर है, यहां के जवानों का कर्जा है हमारे सर पर। उस कर्जे को उतारना इस सरकार की जवाब दें के साथ आपकी नीति क्या है, क्यों आप क्लीन चिट दे रहे हो, आप किस दबाव में हो। 18 बार प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा
कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडेरिन भाषा पढ़ाना चाहते थे, कंपलसरी करना चाहते थे। कांग्रेस ने तब भी विरोध किया था। गुजरात के स्कूलों में आप मैंडेरिन लाना चाहते हो, आपका क्या रिश्ता है चीन के साथ? 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ, धोलेरा जो गुजरात में एक बना रहे हैं, ये 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ किए गए। अपने जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जमीन नहीं दे रहे, चीन की कंपनियों को धोलेरा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक महलूकीन की तादाद 39 तक पहुंच चुकी है और कुछ की हालत संगीन भी बनी हुई है, यानी अमवात की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। जहरीली शराब की वजह से कई अफराद अपनी बीनाई से भी महरूम हो गए हैं। ऐसे माहौल में एक तरफ बीजेपी कायदीन रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बरसर इख्तिदार तबके के कायदीन शराबबंदी की हिमायत करते हुए नकली शराब कारोबारियों के खिलाफ शदीद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जहरीली शराब से हो रहे अमवात के बाद छपरा में कोहराम मचा हुआ है। कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल के आसनसोल में चारशंबे की शाम रियासत में बीजेपी का चेहरा और इसके मुखालिफ लीडर शुभेंदु अधिकारी के कंबल तकसीम प्रोग्राम में भगदड़ मच गई। भगदड़ के जख्मी आने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को आसनसोल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। हादसे की वजह भीड़ का उमड़ना बताया जा रहा है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब शुभेंदु अधिकारी अपनी तकरीर खत्म करके तकरीब के मकाम से चले गए थे। तकरीब का इनेकाद आसनसोल के साबिक मेयर और बीजेपी लीडर जितेंद्र तिवारी ने किया था। गाजियाबाद में ट्रेन से टकराकर 3 लोगों की मौत हो गई। उनमें 2 नौजवान और एक खातून शामिल है। इब्तदाई जांच में पता चला कि लोग रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर गए थे। तेज रफ्तार से आती ट्रेन की जद में आकर 3 की मौत हो गई। वाकया गाजियाबाद के मसूरी थाने इलाके के कुलूगढ़ी रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर पेश आया। इत्तला मिलने पर पहुंची पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा चारशंबे की शव तकरीबन 9 बजे कुल्लूगढ़ी फाटक और डासना स्टेशन के दरमियान हुआ। पद्मावत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने बताया कि 3 लड़के और लड़की ट्रेन की पटरी पर खड़े थे। उनके मोबाइल की फ्लैश लाइट जल रही थी, जिससे ये लग रहा था कि वो वीडियो शूट कर रहे हैं। पायलट ने कई बार सीटी भी बजाई, लेकिन वो हटे नहीं और ट्रेन की जद में आ गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में वजीर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को एक लड़की ने रेपिस्ट कहा। चारशंबे की रात सामने आए एक वीडियो में उस लड़की का यह इल्जाम सामने आया। हालांकि बाद में उसी लड़की का दूसरा वीडियो सामने आया। इसमें उसने कहा कि सोशल मीडिया पर उसके नाम से वायरल वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस लड़की ने इस वीडियो ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। मामला धार जिले के खोटल का है। वो लड़की वहां रजिस्टर पर एंट्री कराने की बात पर स्टाफ से झगड़ गई। स्टाफ ने लड़की से आईडी दिखाने को कहा था। इस पर उस लड़की ने वजीर राजवर्धन के नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वीडियो में नजर आ रहा है कि वो लड़की स्टाफ को अपने मोबाइल में कुछ दिखाती है। इसके बाद स्टाफ बैक फुट पर आ जाता है और लड़की से नरमी से पेश आने लगता है। इस मामले में वजीर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का कहना है कि उन्हें कोई रिमार्क नहीं करना है। ये सब बेबुनियाद बातें। राजा आप लोगों की वजह से वो जीतता है। इसलिए तो आई हूँ। अब मैं
राजा साहब, ये है देख रहे हैं मैं कौन हूँ, ये आपके राजा साहब। हिंदुस्तान ने जुमेरात को अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेसिटी वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाबी से तजुर्बा किया। दरअसल मिसाइल को कुछ नई तकनीकों से लैस किया गया था, अब वो पहले से हल्की हो गई है। यही वजह है कि मिसाइल का तजुर्बा करना पड़ा। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा के निशानों को भेजने में अहल है। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल प्लेनों में से आखिरी प्लेन भी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर गया। इसके साथ ही खेप पूरी हो गई है। इंडियन एयरफोर्स ने जुमेरात को ट्वीट कर ये जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि फीट ड्राई पैक पूरा 36 राफेल विमानों में आखिरी विमान यूएई वायुसेना के टैंकर के जरिए तेज रफ्तार से हिंदुस्तान में उतरा। इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए गेम चेंजर माने जा रहे हैं राफेल प्लेनों की सबसे पहली खेप में 5 प्लेन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जुलाई 2020 में उतरे थे। के गोधरा ट्रेन आतिशबाजी मामले में कसूरवार ठहराए गए लोगों में से एक फारूक को सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज जमानत दे दी। फारूक को ताहयात जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने फारूक की तरफ से पेश वकील की दलील पर तवज्जो देते हुए और अब तक जेल में गुजारी गई मुद्दत को देखते हुए जमानत दे दी। काबिल जिक्र बात यह है कि इस गोधरा ट्रेन आतिशबाजी मामले के कई कसूरवारों की सजा के खिलाफ अपील अदालत उस्मा में जेर इल्तिवा है। आज गुजरात हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि ये गोधरा ट्रेन आतिशबाजी मामला सबसे बहिमाना जुर्म था, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और कसूरवारों की अपील जल्द अज जल्द सुनने की जरूरत है। तुषार मेहता ने कहा कि फारूक समेत कई दीगर लोगों को साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का कसूरवार ठहराया गया था और आमतौर पर पथराव करना मामूली किस्म का जुर्म है, लेकिन मसला मामले में ट्रेन के कोच को बुल्ट किया गया था और यकीनी बनाने के लिए पथराव किया गया था कि मुसाफिर बाहर ना सके। इसके अलावा फायर टेंडर्स पर भी पत्थर फेंके गए थे। वाज़ेह है कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात में तशद्दुद फूट पड़ा था और जगह जगह फसादात के मामले भी सामने आए। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की मुखालिफत के बाद हुकूमत ने ढील दी है और लॉकडाउन हटा दिया, लेकिन अब वहां हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना मुतासरीन मरीजों का सैलाब आ गया है। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टाफ भी मुतासिर हो रहा है। कुछ डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसी बीच 2 साल तक कड़े कोरोना कवानीन लागू करने वाली चीनी हुकूमत ने यूटर्न ले लिया। अहदेदारों का कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है, यहाँ तक कि हुकूमत लोगों से सेल्फ केयर की बात कह रही है। रूस के अंगारसक शहर में एक ऑयल प्लांट में जबरदस्त आग लगने से 2 लोगों की मौत जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। स्पुतनिक ने जुमेरात के रोज अरक्सक इलाके के हुकाम के हवाले से ये इत्तला दी। इस इलाके के गवर्नर ने कहा कि आग पेट्रोकेमिकल कंपनी के सनती प्लांट के प्रोसेसिंग यूनिट में लगी, जो 2500 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैली थी। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में फ्रांस ने मराकश को 0 के मुकाबले 2 गोलों से शिकस्त दी। इसके बाद मराकश के शायकीन का गुस्सा फ्रांस से लेकर ब्रसेल्स की सड़कों तक देखा गया। खबर है कि फ्रांस में कई मकामात पर मराकश के शायकीन जश्न मनाने वाले फ्रांसीसी शायकीन से झगड़ पड़े। ब्रसेल्स में मराकशी शायकीन सड़कों पर निकल आए और आग लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ पुरतशद्दुद झड़प भी थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।